हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है आपको करंट एंड स्टैटिक के बारे में बताते हैं कि बिहार एसएससी के लिए करंट एंड स्टैटिक कितना जरूरी है। और हम लोग जो है एक फ्रेम करेंगे और उस तरीके से हम लोग स्टैटिक एंड करंट को पढ़ेंगे, करंट के साथ साथ स्टैटिक। क्योंकि आपको पता होगा कि स्टैटिक जो है, जैसे कि अभी हाल ही में आपको याद होगा कि आईएमएफ, क्या आईएमएफ अभी चर्चा में है। आईएमएफ अभी चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है, तो देखिए ये तो करंट आपका हो गया कि आईएमएफ चर्चा में है। दूसरी बात, इसी से जोड़ के स्टैटिक भी पढ़ेंगे। और स्टैटिक में क्या पढ़ेंगे कि आईएमएफ क्या है, इसका काम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, भारत इसका सदस्य कब बना है, ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो ये सारा चीज हम लोग क्या इसकी स्टैटिक भी पढ़ते जाएंगे और करंट भी पढ़ते जाएंगे। जो कि आपका जो बिहार एसएससी है, जिसको कि हम लोग बीएसएससी बोलते हैं, इसके लिए और आने वाले आगामी एग्जाम जो है जिसमें आपका बिहार एसआई है, बिहार एसआई है, बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस है। और आपको जो है लास्ट अक्टूबर तक, यानी कि सितंबर लास्ट तक जो है इसकी वैकेंसी आने वाली है। यानी कि दुर्गा पूजा के गिफ्ट के स्वरूप आपको जो है बिहार एसआई एंड बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आएगी। बाकी एसएससी जीडी वगैरह तो आ ही गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और सबके लिए, चाहे ये हो बीएसएससी हो या फिर बिहार एसआई हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, यहां तक कि अगर स्टेट पीसीएस की भी बात करें तो उसमें भी आपको जो है करंट क्या है, करंट की मुख्य भूमिका रहती है। और ज्यादातर जो स्टूडेंट होता है वो करंट में कंफ्यूजन करता है। तो आप एक बार मेरे साथ करंट करके देखिए। क्लास में जो भी है, जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे सब जो है एकदम, जिससे कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछने की संभावनाएं होती है, उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और इतना देखेंगे कि हम लोग क्लास में ही याद कर जाए, बार बार एक टॉपिक को रिपीट करके और आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले, और कैसे पढ़ेंगे इसको भी हम लोग पहले देख लेते हैं। अभी जस्ट बताए कि जैसे कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है और किससे पूछा जाता है, तो ये भी देखना है। देखिए ज्यादातर आपका क्वेश्चन जो है युद्ध अभ्यास से पूछा जाता है। किससे? युद्ध अभ्यास से। ये भी जिसको हम लोग एक्सरसाइज बोलते हैं। दूसरे में देखिए इंडेक्स से क्वेश्चन पूछता है, और इंडेक्स से रिलेटेड इससे स्टैटिक भी देखेंगे। क्या? स्टैटिक भी देखेंगे। जैसे कि बहुत सारा इंडेक्स जो भारत सरकार का है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो नीति आयोग के भी बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे। उसके बाद फिर आपको जितने पुरस्कार हैं, ठीक है, जितने आपके पुरस्कार हैं वो सब को देखेंगे, चाहे वो। और पुरस्कार में जैसे देखिए, जैसे कि नोबेल प्राइज है, जैसे कि नोबेल प्राइज है, ठीक है, नोबेल प्राइज है। तो इससे क्या होता है कि फर्स्ट में कितने क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता है, फर्स्ट बार में किसको किसको मिला हुआ है, तो इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। चाहे भारत रत्न हो, जैसे भारत रत्न अगर देखेंगे तो भारत रत्न के स्टैटिक पोर्शन को देखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत रत्न में पहली बार किसको मिला है, इसकी स्थापना क्या हुई है, कब हुई है। दूसरी बात ये जो है किसको किसको मिलता है, ठीक है, इसमें राशियां कितनी मिलती है, ये सारा चीज देखेंगे। तो इन सारे हिसाब से, और उसके बाद बुक, जो भी नए नए बुक हैं उसके ऑथर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसके, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो 1 से 2 क्वेश्चन आपको स्टैटिक में पूछेगा, किससे? अंतरराष्ट्रीय संगठन से, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन से ये ध्यान में रखना है। इससे भी क्वेश्चन, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करें तो जैसे कि WHO है, ठीक है, जब WHO है, WTO है, ठीक है, IMF है, IMF है, जैसे कि यूनिसेफ है आपका, क्या? यूनिसेफ है। तो ये सारे संगठन से इसका या तो आपका स्थापना डेट पूछता है, या फिर आपका क्या पूछता है,
या फिर आपका इसका हेड क्वार्टर पूछता है। तो ये सब जो है आपका स्टैटिक में हो जाता है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्यों, जैसे कि WHO, WTO, यूनिसेफ, IMF अक्सर चर्चा में रहता है, तो इसके स्टैटिक को भी देखेंगे और फिर इसके करंट को भी देखेंगे। इसी प्रयास से और इसी फ्रेम से हम लोग जो है करंट एंड स्टैटिक को एकदम इंजॉय पूर्वक पढ़ेंगे, ताकि ऐसा नहीं लगे कि ये बहुत ही वास्ट विषय है, ऐसे है। इसको इंजॉय पूर्वक, क्योंकि डेली करंट है, आप लोग भी पढ़िएगा और हम जो है आपके पढ़ाई में साथ देते हुए अच्छे एग्जाम, मतलब जो भी है एग्जाम को क्वालिफाई करने में जो है हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया का 5th सबसे, क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा, ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना है। तो देखिए अभी जो है 5th नंबर पे हमारा जो है भारत बन गया है। कौन भारत बन गया है, देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले देखिए क्या है कि ये जो है भारत सरकार, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ये जब 26 जनवरी के शुभ अवसर पर जब अपना भाषण दे रहे थे, उसी टाइम इन्होंने एक घोषणा किया था। और घोषणा क्या किया था कि भारत जो है, क्या भारत को, ये सब पॉइंट ध्यान में रखिएगा, कि भारत को 2047 तक, क्या सबसे, जो 2047 तक जो है विकसित राष्ट्र बनाना, क्या बनाना, एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित राष्ट्र बनाना, ठीक है, इसकी घोषणा किए थे, इसी के लिए प्रयास कर रही है। तो हम ये अगर देखें कि भारत जो है 5वें नंबर, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत 5वें नंबर में है, तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि इस लक्ष्य को हासिल करने में भारत जो है एक कदम आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, 2047 तक ही जो है भारत सरकार का क्या लक्ष्य था, इसका लक्ष्य था कि ऊर्जा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। यह भी ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, यह भी जो है ये प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो घोषणा किए थे, ठीक है। दूसरी बात अभी देखिए, IMF के अनुसार, किसके अनुसार, IMF के अनुसार जो है भारत की सबसे पहली अगर इकोनॉमी किसी की है तो वो अमेरिका की है। किसकी, अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की। सेकेंड नंबर में अगर बात करें तो सेकेंड नंबर में चीन है, और थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड में कौन है, जापान है, और 5th नंबर में ब्रिटेन था। कौन था 5th नंबर में, ब्रिटेन था, लेकिन अब क्या हो गया, भारत आ गया है, ठीक है। अब 5th नंबर पे भारत है, और 4th नंबर की बात करें तो 4th नंबर में जर्मनी है। ये भी क्या करना है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक बात है कि IMF के अनुसार जो है रुपया से, ठीक है, भारतीय रुपया से जो है पाउंड जो है 8%, कितने, 8% कम गया है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि IMF के अनुसार रुपया जो है, रुपया से पाउंड कितना % कम हो गया है, तो 8%, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था अभी कितने डॉलर है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो IMF के अनुसार, किसके अनुसार, IMF के अनुसार जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अभी 854.7 अरब डॉलर, कितना, इतना अरब डॉलर जो है अभी भारत की कुल अर्थव्यवस्था है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, और ये पॉइंट आपको एकदम ध्यान में रखना है, क्या, ये पॉइंट आप एकदम ध्यान में रखना है। ये चीज कितना, 854.7 अरब डॉलर के तकरीबन जो है IMF के अनुसार इतना अर्थव्यवस्था भी भारत की है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, 8%, कितना %, 8% जो है पाउंड क्या हुआ है, रुपया, भारत के रुपया से फिसल गया है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे एक ध्यान में रखिएगा, आईएमएफ बार बार चर्चा में आ रहा है, क्या, आईएमएफ, और ये स्टैटिक है और यहीं से इसको आईएमएफ के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपसे कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और यह एक अंतरराष्ट्रीय, क्या है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, यह भी ध्यान में रखना है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो जितने भी देश की इकोनॉमी एकदम मंद पड़ गई थी, उसी को पुनर्जीवित करने के लिए जो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के साथ जो है, वर्ल्ड बैंक की मदद से जो आईएमएफ की स्थापना हुआ। और इसकी स्थापना की अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई है मेरे दोस्त, ये अगर आपसे पूछे तो ध्यान में रखना है जुलाई 1945 ईस्वी में, जुलाई 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और अगर ये आए कि भारत इसका सदस्य कब बना, भारत इसका सदस्य कब बना, कभी कभी यह भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो ये जो है आपका 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को जो है भारत आईएमएफ का सदस्य बना है। और आईएमएफ जो है, जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, और ये जो है पूरे इसमें जितने भी सदस्य शामिल हैं, इसमें अगर पूछे कि टोटल देश कितने हैं, आईएमएफ में टोटल देश पूछे तो 189 जो है इसमें टोटल अभी देश शामिल हैं। और इस सारे देशों के जो है मुद्रा की स्थिति को बनाए रखने के लिए आईएमएफ क्या करता है, काम करता है। चलिए, तो स्टैटिक एंड करंट से इतना आपसे क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर ध्यान में रखिएगा। फिफ्थ इकोनॉमी के भारत आ गया है, ठीक है। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। आईएमएफ का अगर हेडक्वार्टर पूछे तो वाशिंगटन है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए ही गवर्नेंस पोर्टल समर्थ, यहाँ पे क्या है, समर्थ लॉन्च किया है। तो ये आपका जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च हुआ है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है ये लॉन्च हुआ है। और अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री जो है डॉक्टर धन सिंह, ठीक है, डॉक्टर धन सिंह के द्वारा जो है ये काम किया गया है, ये आपके शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के, इन्हीं के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। और ये इसमें उच्च शिक्षा, ठीक है, जो 12 के बाद जो शिक्षा होती है उसमें जो है क्रांति लाने के लिए समर्थ पोर्टल को उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि नागालैंड का क्या है, तो नागालैंड जो है पहला, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में भी पूछा गया है, पहला पेपरलेस विधानसभा के रूप में जो है ये विधानसभा नागालैंड है। दूसरी बात, नागालैंड में ही एक उत्सव मनाया जाता है जिसको हॉर्नबिल उत्सव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्नबिल उत्सव, ठीक है। ये भी काफी जो है प्रचलित क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव की अगर बात करें तो नागालैंड में। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि केरल के बारे में, तो यहाँ देखिए केरल है। अब केरल की अगर बात करें कि केरल क्यों फेमस है, तो ये जो है पहला, देखिए ये प्रथम पेपरलेस हाईकोर्ट के रूप में, किसके? हाईकोर्ट के रूप में केरल है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रथम पेपरलेस हाईकोर्ट के रूप में केरल है। ये है उत्तराखंड में समर्थ पोर्टल, अभी वहां के जो डॉक्टर धन सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं, इसके द्वारा ये काम किया गया है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, अगर उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड आपका कहाँ पे है? यहाँ पे है, उत्तराखंड आपका यहाँ पे है और ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। अब देखिए उत्तराखंड के बारे में, राज्य के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपकी बात करें कि ये जो है इसकी स्थापना, इस राज्य की स्थापना की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को, कब? 2000 को जो है नॉर्थ उत्तर प्रदेश, किससे? नॉर्थ यूपी से जो है उत्तराखंड अलग हुआ था, ठीक है। ये अलग हुआ और भारत का जो है 27वां राज्य के रूप में इसको क्या मिला? दर्जा मिला,
ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, दर्जा मिला। ठीक, अगर इसकी राजधानी की बात करें कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी देहरादून है, इसकी राजधानी देहरादून है। ठीक है, दूसरी बात, उत्तराखंड को जो है लैंड ऑफ गॉड बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, देवों की भूमि। क्या, देवों की भूमि के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, देवों की भूमि के रूप में, देवों की भूमि के रूप में जो है जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, जाना जाता है किसको, उत्तराखंड को। दूसरी बात, इसमें अगर पूछे कि कभी कभी क्वेश्चन आपसे आएगा कि इसमें टोटल विधानसभा में कितने, इसमें देखिए एक सदनीय व्यवस्था यानी कि सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा में अगर टोटल पूछे तो 70 सीट है, कितने, टोटल 70 सीट्स हैं। और अगर पूछे लोक, यहां से लोकसभा में कितने सीटें जाती हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन आएगा। और ये सब क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो लोकसभा में यहां से 5 सीटें जाती हैं, कितनी, 5 सीटें जाती हैं, ये भी ध्यान में रखना है, 5 सीट्स जो है यहां से लोकसभा में जाती हैं। और अगर राज्यसभा की बात करें, जो उच्च सदन है केंद्र में, राज्यसभा में यहां से 3 सीटें जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर अभी उत्तराखंड के बोले कि सीएम कौन है, अगर अभी यहाँ के पूछे तो पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, ये वहां के अभी सीएम है। और अगर पूछे यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर जो है कौन है, गुरमीत सिंह है। कौन, गवर्नर अभी यहाँ के गुरमीत सिंह है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में अगर बात करें कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ का कितना है, टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 13 है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और दूसरी बात, यहाँ पे उत्तराखंड में ही सबसे पहला जो नेशनल पार्क था, सबसे प्रथम, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा आपसे, प्रथम नेशनल पार्क, प्रथम नेशनल पार्क। और वो नेशनल पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट, जिसको रामगंगा नेशनल पार्क की अभी नाम बदल गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी सबसे पहले उत्तराखंड में जो है 1936 में यानी कि 1936 ईस्वी में जो है सबसे पहला, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया था, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क, रामगंगा, इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन आया राजाजी नेशनल पार्क, ये भी आपका उत्तराखंड में ही। ठीक है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका उत्तराखंड में ही है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको क्या करना है, उत्तराखंड से रिलेटेड ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एक जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये स्टैटिक से क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण जो है ये जो बांग्ला से अंग्रेजी में किया गया, यानी कि कौन सा ऐसा समाचार पत्रिका था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के चलते जो है रातों रात बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट, मतलब परिवर्तित हो गया। सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन आपसे आएगा, देखिए एक था लॉर्ड लिटन था, जो कि बहुत खतरनाक जो है वायसराय था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्या है, वर्नाकुलर, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, प्रेस एक्ट जो है सबसे पहले पूछेगा कब पारित किया, तो 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। और ये भी ध्यान में रखना है, इसी एक्ट को मुंहबंद अधिनियम भी बोला जाता है, मुंहबंद, ठीक है, मुंहबंद एक्ट या अधिनियम, इसको ये भी बोला जाता है मुंहबंद अधिनियम। इसमें था कि आप जो है
जो मजिस्ट्रेट वहां के थे उसको क्या बॉन्ड भरवाना था, जो भी पत्रिका का प्रकाशन करता था, कि आप देश के खिलाफ यानी कि विद्रोह, देश के खिलाफ कुछ भी आप नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। अगर आप लिख सकते हैं तो आपके जो है क्या होगा, पत्रिका पर सेंसर लगा दिया जाएगा। और इन्हीं के जो लॉर्ड लिटन का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसमें था कि आप जो है सिर्फ इंग्लिश भाषा में इंग्लिश भाषा में सिर्फ पत्रिका निकाल सकते हैं। तो जहां तक कि अमृत बाजार पत्रिका जो थी, कौन सी, अमृत बाजार पत्रिका, ध्यान में रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका ये बांग्ला भाषा में थी और ये किसका था, शिशिर कुमार, ध्यान में रखिएगा, शिशिर कुमार तथा मोतीलाल, कौन थे, मोतीलाल घोष, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, मोतीलाल घोष, ये दोनों की ये संयुक्त रूप से ये पत्रिका थी जो कि बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी। जब ये सेंसर आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये क्या किए, रातों रात जो है बांग्ला भाषा से, किससे, बांग्ला से इंग्लिश बन गया, मतलब किसमें, अंग्रेजी भाषा में जो है ये परिणत हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, इसी लॉर्ड लिटन के द्वारा जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, इसकी चपेट में सोम प्रकाश, कौन, सोम प्रकाश एक पत्रिका आती थी जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी, किसकी, ईश्वर चंद्र, ये भी ध्यान में रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि इनको जो है इनकी पत्रिका को क्या हो गया, बंद करना पड़ा। क्यों, क्योंकि इनकी पत्रिका इंग्लिश भाषा में नहीं थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश इसकी चपेट में आ गया। दूसरी बात, इससे रिलेटेड आप देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अगर आपसे पूछे कि इसको खत्म कौन किया, तो इसको खत्म लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको खत्म किया गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन आए कि प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस जो है लाने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है, श्रेय किसे जाता है, तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल का, किसका, पुर्तगाल का। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, पुर्तगाल का। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन आए कि प्रिंटिंग प्रेस जो है, अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय तो पुर्तगाल का, और भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का अगर बात करें, कि अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस क्या है, प्रिंटिंग प्रेस लगाने, ठीक है, लगाने का श्रेय अगर ये पूछे कि किसका जाता है, तो राजा राम मोहन राय का। किसका, राजा राम मोहन राय का। ये भी एकदम आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये सारा आपको प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड है। ये देखिए, सोम प्रकाश था, सोम प्रकाश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। न्यू इंडिया ये देखिए किसका था, एनी बेसेंट का। किसका था, एनी बेसेंट, ध्यान में रखिएगा, एनी बेसेंट की ये पत्रिका थी जो कि दैनिक पत्रिका थी। और एक आता था कॉमनवेल्थ जो कि एनी बेसेंट की, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। ये देखिए केसरी है जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। केसरी मराठी भाषा में थी। ठीक है, केसरी क्या थी आपको, मराठी भाषा में। किस भाषा में, मराठी भाषा में थी। और एक था मराठा, ठीक है, मराठा, और ये किस भाषा में था, तो ये अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा में थी। और ये दोनों किसका था, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या था, बाल गंगाधर तिलक का। किनका, बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का ये दोनों पत्रिका था। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटिशर्स का एकदम कटु आलोचक थे। और भारत के लिए जो है, भारत में जो वो काम कर रहे थे, इसके कटु आलोचक थे। और भर भर के, यानी कि अपने पत्रिका में ये भर भर के ब्रिटेन के खिलाफ सिर्फ उसके बारे में किया हुआ कारनामा जो है ये लिखते थे, जिनके चलते इसको जेल भी जाना पड़ गया था। 6 साल इन्होंने जेल में भी गुजारा। और जेल में भी इन्होंने एक जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी
थी वो भी आपका बाल गंगाधर तिलक का ही है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, ये अगर आपको आए तो सबसे पहले देखिए दूरसंचार के लिए है तो ये आपका आयन मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी से लगा हुआ पहला जो मंडल है इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल 0 से लेके 18 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। और यहाँ पे जो है मौसमी घटना सब जितने होते हैं वो सब क्या होता है, मौसमी घटना जो होती है सब क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, इसमें जो है सब मौसमी घटना, मौसमी घटना बोले तो क्या, मौसमी घटना होती है। मौसमी घटना बोले तो वर्षा, ठीक है, वर्षा, बादल, ये सारे जो है क्या होती है, किसमें होती है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ते हैं तापमान आपका कम होते जाता है। क्या, ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होते जाता है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, क्षोभ मंडल की जो हवाएं होती है बहुत हलचल होती है जो कि वायुयान के उड़ान के लिए सही नहीं है। ठीक इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद जो एक मंडल आती है उसको बोलते हैं क्या, समताप मंडल। कौन सा बोलते हैं, समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, जिसको हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। और यहाँ पे जो है वायु काफी शांत होती है। क्या होती है, वायु काफी शांत होती है, वायु काफी शांत होती है, इसलिए वायुयान के लिए ये अच्छा माना जाता है, वायुयान के उड़ान के लिए ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, माना जाता है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि समताप मंडल में ही आपका ओजोन परत पाया जाता है। क्या, ओजोन परत जो है पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन परत जो है आपका अल्ट्रावायलेट यानी खतरनाक जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इसको छानने का काम करती है, जिससे हमें स्किन कैंसर वगैरह नहीं होती है। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जब हाइट बढ़ती है ना, हाइट के साथ साथ आपका टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए समताप मंडल के बाद एक आता है मीजोस्फेयर, जिसको हम लोग मध्य मंडल बोलते हैं। कौन सी मंडल बोलते हैं, मध्य मंडल बोलते हैं। और ये जो है काफी ठंडा, ये जो है काफी, ये भी ध्यान रखिएगा, काफी ठंडा मंडल माना जाता है, काफी ठंडा मंडल माना जाता है। कभी कभी तो यहाँ के जो टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। और उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड सब जो है, उल्का पिंड सब जो है यहीं पे घर्षण के कारण, किसके कारण, घर्षण के कारण जलते हुए नजर आते हैं, वो मध्य मंडल में है। ठीक है, यहाँ का ये सबसे ठंडा मंडल माना जाता है। और उसके बाद आपका थर्मोस्फेयर, कौन सी, थर्मोस्फेयर है, जिसमें क्या होती है, ये सैटेलाइट वगैरह जिससे हम मोबाइल वगैरह जो काम करते हैं वो यहीं पे जो है आयनोस्फेयर पे ये सब होता है। तो ध्यान में रखना है, इसकी जो है 0 से 18 किलोमीटर, फिर 18 से 50 किलोमीटर, फिर 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 80 से फिर 650 किलोमीटर तक ये सब मंडल होते हैं। और ये सब वायुमंडल, वायुमंडल में जो है ये गैसों का मिश्रण है, जिसमें कभी कभी पूछा जाता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन आपका होता है जो कि 78%। ठीक है, फिर आपका O2 होता है, ऑक्सीजन, जो कि 21% होता है। फिर आपका आर्गन है, क्या, फिर आपका आर्गन है जो कि 0.93% है। और फिर आपका क्या है, CO2 है जो कि 0.03% है। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये सब जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, गैसों का ये क्या होती है, मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और ये कौन अभी है, सुरेश एन पटेल जी। कौन है, सुरेश एन पटेल जी। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये इसकी स्थापना 1964 में हुई है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई है, भारत में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी जो काम करते हैं उसके भ्रष्टता का नियंत्रण करने के लिए सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, भ्रष्टाचार, क्या ये ध्यान में रखना है कि भ्रष्टाचार नियंत्रण करने के लिए ये एक सर्वोच्च संस्था है।
ठीक है, सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, सर्वोच्च संस्था है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च संस्था है। दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन है, ये हो गया सर्वोच्च संस्था। दूसरी बात जो है, इसमें जो सदस्य होते हैं, इसकी नियुक्ति अगर पूछे कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और अगर आपसे पूछे कि कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो 4 साल या तो 65 साल की आयु तक, ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, सतर्कता आयोग को लेके। और अभी जो है सुरेश एन पटेल जी बने हैं। राजीव कुमार जो है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ध्यान में रखना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे जगदीश धनखड़ जी, अभी हाल ही में जगदीश धनखड़ जी काफी चर्चा में है। और जगदीश धनखड़ जी क्या है आपके, तो 14वें उपराष्ट्रपति हैं, 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में अभी क्या हुए हैं, विराजमान हुए हैं। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का, किसका, राज्यसभा का सभापति होता है। कौन, सभापति होते हैं, ये भी ध्यान में रखना, सभापति होते हैं, ठीक है। ये सब चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आज हम लोग जो है टोटल इतने क्वेश्चन किए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और इसी तरह से हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए, ओके, बाय बाय, जय हिंद।